स्वागत है आपका आशीष सॉल्यूशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा कितनी 12 तारीख को है और हमको उसकी अच्छे से तैयारी करने के लिए मैं आपको लाया हूं 100+ आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी ऑब्जेक्ट्स, जो आपके पेपर में 100% छपने की बिल्कुल गारंटी लेता हूं। तो देखिए, आपके अध्याय 1 का नाम है समुच्चय, इसकी हम आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान में पहला दिया है आपको, यदि ए कोई समुच्चय हो तो ए संग फाई, तो ए संग फाई बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, फिर आता है यदि कोई समुच्चय हो तो ए सर्वनिष्ठ फाई बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई। जो भी आपको ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ वो आपकी 100% परीक्षा में छपने की बिल्कुल आशंका है। तो आपको अच्छे से वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही आईएमपी टॉपिक्स आते रहते हैं। तो फिर आता है आपका अगला, माना यू दिए हुए तल में सभी त्रिभुजाकार का समुच्चय, यदि ए उन सभी समुच्चय त्रिभुजों का समुच्चय जिनका कम से कम कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, तो ए डैश बराबर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सभी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी समबाहु त्रिभुज। फिर आता है साधवा, जो मैं छोड़ रहा हूं उन पर आप ज्यादा ध्यान न दें, क्योंकि वो परीक्षा में आने की कम दृष्टि है। ठीक है, फिर आता है साधवा, किसी समुच्चय तथा उसके पूरक का सर्वनिष्ठ हमेशा क्या होता है हमारा रिक्त समुच्चय। क्या होता है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, फिर होता है आठवां, यदि आर वास्तविक संख्याओं तथा क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो आर माइनस क्यू संख्याओं का समुच्चय होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। फिर होता है नवा, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता क्या होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। एक भी अवयव नहीं होता, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, फिर आता है 10वां, किसी समुच्चय अतिरिक्त समुच्चय ए के लिए ए डैश डैश बराबर होता है यहाँ पर ए। ठीक है, फिर आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए, एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। समुच्चय किसे कहते हैं, तो आपको यहां से यहां तक जो समुच्चय की परिभाषा दी है वो आपको लिख देनी है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय। फिर आता है परिमित समुच्चय, ये तो आप लिख देंगे। रिक्त समुच्चय जो खाली होते हैं उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। फिर आता है यदि समुच्चय ए में n अवयव है तो समुच्चय ए के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो इसका हो जाएगा 2n। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2n। फिर आपके आते हैं सत्य। तो देखिए, सत्य देख लेते हैं। समुच्चय फाई एक रिक्त समुच्चय है, तो ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये समुच्चय के अंदर है। ठीक है, अगर ये समुच्चय के बाहर होता ये रिक्त समुच्चय होता। ठीक है, फिर आता है दूसरा, यदि ए बराबर समुच्चय ए बी तथा बी समुच्चय ए बी सी, तो ए सर्वनिष्ठ ए उपसमुच्चय है बी का मतलब ए के सभी अवयव बी में, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है यदि किसी समुच्चय में 3 अवयव है तब उसके उपसमुच्चयों की संख्या 8 होगी, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 3 अवयव है तो उसकी समुच्चयों की संख्या 8 होगी, मतलब 2 के ऊपर हम 3 घात चढ़ा देंगे और 2 गुणित 2 करेंगे तो बराबर में 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा ए संग ए डैश बराबर 5 होता है, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपके इसके क्वेश्चन आंसर होते हैं वो मैं आपको करवा देता हूं। फिर आपके अगले अध्याय 2 के देखते हैं। अध्याय 2 का नाम है आपका संबंध एवं फलन। आप सोच रहे हो कि सर इतनी जल्दी जल्दी कैसे करा रहे हैं, तो दोस्तों जो कि मैं आपके लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन लेकर आता हूं, जो कि आपके 100% परीक्षा में छपते ही हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना। मैं आपको आज मैराथन चल रही है, मान लो यही कि मैं आपको 1 से 10 तक पूरे कंप्लीट करा दूंगा। तो आपके अध्याय 2 का नाम है संबंध एवं फलन। तो चलिए इसके देखते हैं। तो अध्याय 2 में आपका पहला रिक्त स्थान आता है, यदि ए तथा बी रिक्त समुच्चय है तब ए क्रॉस बी बराबर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फाई। ठीक है, फिर आता है ये दे वाला देखते हैं, संबंध आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का संबंध आर का क्या होता है, परिसर होता है। ठीक है, क्या होता है, परिसर। फिर आता है संबंध आर के क्रमित युग्मों में प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध आर का प्रांत होता है। क्या होता है, प्रांत होता है। ठीक है, यदि फलन fx बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित हो तो f - 3 बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में 11। ठीक है, फिर आता है यदि आर समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन r × r निरूपित करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विविमीय निर्देशांक। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, और यदि आपको और भी ज्यादा करनी है तो यहाँ पर उनके आंसर भी दें, आप स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके आते हैं सत्य। तो देखिए सत्य बताता हूँ, यदि ए और बी अतिरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स अवयव है ए तथा एक्स अवयव है बी, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, फिर आता है एक फलन fx बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है तब f बराबर 0 बराबर 5 होगा, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है तीसरा, यदि प्राकृतिक संख्या n का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, फलन f का परिसर f के प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यदि a तथा b अरिक्त समुच्चय है और a या b में कोई अपरिमित है तो a क्रॉस b भी अपरिमित समुच्चय होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है छठा, a क्रॉस फाई बराबर a होता है, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अगर हम 0 में उसका गुणा करते हैं 0 ही आता है, लेकिन यहाँ पर फाई है, तो लेकिन यहाँ पर भी फाई आता है, लेकिन यहाँ पर हमको a दिया है। ठीक है, फिर आता है सातवां, यदि a तथा b समुच्चय है तब a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a, यदि और केवल यदि a बराबर b, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मैं आपको जो भी क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ वो आपके एनसीईआरटी के एमपी बोर्ड में जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो भी मैं आपको बता रहा हूं आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आपके आते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, आप एक वाक्य में उत्तर कर लें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आपको इनकी परिभाषा याद भी कर लें, लेकिन फिर आपके आते हैं अगले क्वेश्चन।
फिर आपका आ जाता है अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन उससे पहले अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, कर दो बच्चों, मुझे भी कितनी मेहनत लगती है आपके लिए इतना आईएमपी टॉपिक से ढूंढने में। तो जल्दी से चैनल को लाइक और चैनल को वीडियो सब्सक्राइब और वीडियो को जल्दी लाइक कर दो, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ एक ही क्लिक तो करना है। तो जल्दी करिए और चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन के। तो देखिए इसमें पहला रिक्त स्थान आता है, वृत्तीय पद्धति में कोण मापने का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, रेडियन। ठीक है, फिर आपका आता है अगला पाई रेडियन बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। फिर आपका अगला रिक्त स्थान आता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 7वां। तो पहला दिया है डिग्री माप बराबर क्या होता है, तो डिग्री माप बराबर होता है आपका 180 बटे पाई रेडियन माप। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेडियन माप। फिर आता है रेडियन माप बराबर क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा पाई बटे 180 डिग्री माप, क्या हो जाएगा, डिग्री माप। फिर आता है cos फाई का मान क्या होता है, मतलब cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। फिर आती है आपकी सही जोड़ी भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी यहाँ पर आईएमपी मैं सही जोड़ी आपको बता रहा हूँ वो आप कर लें। तो देखिए आपको पहली ये कर लेनी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, 5वीं, 6ठी और 7वीं और 8वीं। अगर आपने ये कर ली तो 100% आपकी परीक्षा में यही छपने वाली है, यही समझ लें। ठीक है, और अगर आपने अच्छे से इन सवालों को कर करके भी देखा है, तो बच्चों मैथ में क्या रहता है, प्रैक्टिस की इम्पो रहती है। ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आप सारे सवाल भी अच्छे से कर देंगे। तो देखिए फिर आपके अध्याय 4 का नाम है सम्मिश्र संख्याएं। तो आपको सम्मिश्र संख्या की जो भी आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इससे पहले वीडियो को अभी लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अगर आपको कमेंट में कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें से सिर्फ आपको रिक्त स्थान बता रहा हूं, क्योंकि जो भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके रिक्त स्थान में से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a माइनस का अल्फा माइनस का बीटा का होल स्क्वायर सम्मित फलन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस में बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सम्मित फलन में आपके चिन्ह बदल जाते हैं। फिर आपका है दूसरा सम्मिश्र संख्या -2 -3i का संयुग्मी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, -2 प्लस में 3i, -2 प्लस का 3i। ठीक है, फिर आता है चौथा, यदि i4 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। फिर आता है सम्मिश्र संख्या -5i का क्रमिक योग में क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और -5। ठीक है, फिर आता है छठा, 5 नहीं करना आपको, छठा नहीं करना। फिर आता है 7वां, z बराबर a प्लस ib का संयुग्मी, z बार क्या होगा, तो यहाँ पर z बार हो जाएगा आपका a माइनस का ib। ठीक है, फिर आता है 8वां, तो यहाँ पर 8वीं का हो जाएगा -i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i। फिर आता है 9वां, सम्मिश्र संख्या -3 -2i का संयुग्मी होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस में 2i। ठीक है, फिर आता है i16 का मान क्या हो जाएगा, i16 का मान हमारा क्या होता है 1। ठीक है, इस प्रकार जो आपके इस अध्याय के रिक्त स्थान होते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। 100% पेपर इसमें ही छपने वाला है, अब बिल्कुल भी चिंता ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। तो चलिए देखते हैं अध्याय 5 के ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो देखिए आपके अध्याय 5 का नाम है रेखीय अश्मिकाएं। तो जल्दी से इसके भी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। तो देखिए आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला आता है x बड़ा है 0 का ग्राफ चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, फिर आपका आता है वह क्षेत्र जिसमें किसी असमीका के संपूर्ण हल स्थित हो, उसे असमीका क्या कहते हैं, हम उसे असमीका का हल क्षेत्र कहते हैं, हल और क्षेत्र। ठीक है, फिर आता है 10वां, 11वां, 30x से छोटा है 180 में x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा x से छोटा है 6 से। ठीक है, इस प्रकार से जो आपके रिक्त स्थान होते हैं वो आपको मैं करवा देता हूँ, और अगर आपको और भी करना है तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये रहे इनके उत्तर। फिर आपके आते हैं सतसत। तो देखिए सतसत देख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बड़ा है 0 रैखिक असमीका है, तो बिल्कुल ये असत हो जाएगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। फिर आता है दूसरा, ax प्लस by बड़ा है छोटा है c से, एक रैखिक असमीका है, तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्ह को प्रभावित किए बिना समान संख्या जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है, तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। फिर आपके अगले पार्ट के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो आपके अगले अध्याय का नाम है क्रमचय एवं संचय। तो चलिए इसके देखते हैं। आपके अध्याय 5 में रिक्त स्थान आते हैं। 9p2 का मान लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 504। ठीक है, फिर आता है 5c2 का मान लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। इनके मान आपको निकालना आना चाहिए, ये तो बहुत ही सरल है। अगर आप चाहते हैं मैं इनकी वीडियो डालूं तो मैं जरूर डालूंगा। ठीक है, p0 का मान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, फिर आपके अगले आते हैं। अगर आपको इनमें से कौन से भी करने हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये दो वेरी आईएमपी हैं, आपको इन दोनों को जरूर कर लेने हैं। फैक्टोरियल 0 का मान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, फिर आपके अध्याय 7 के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अध्याय 7 का नाम है द्विपद प्रमेय। तो जल्दी इसके भी देख लेते हैं। तो पहला रिक्त स्थान आता है इसमें x प्लस a की घात n के प्रसार में पदों की संख्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n प्लस 1। फिर आता है x प्लस a की घात 8 के प्रसार में पदों की संख्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, द्विपद प्रमेय के घातांक n के लिए प्रसार में पदों की संख्या होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है, द्विपद प्रमेय में आने वाले गुणांक NCR को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विपद गुणांक। क्या हो जाएगा, द्विपद गुणांक। फिर 5वां कहता है NC0 प्लस NC1 NC2 प्लस डैश 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 NCN बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पर
पर हो जाएगा आपका 2 की घात n, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर इसका मान हो जाएगा आपका कितना 0, ठीक है। फिर आता है सातवां, द्विपद प्रमेय के प्रसार में पदों के गुणांकों का व्यवस्थित क्रम कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पास्कल त्रिभुज। आपने पास्कल त्रिभुज पढ़ा ही होगा, वो बहुत ही सरल विधि से स्थापित भी हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आठवां, a प्लस b की घात n के प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b की घातांकों का योग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा n, ठीक है। इस प्रकार से जो आपके रिक्त स्थान होते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। फिर आपके अध्याय 8 के क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो देखिए आपके अध्याय 8 का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। हम इसके भी जल्दी से ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगा। 8 से 9, 9 से 10 बाद 2 पार्ट और बचे हैं, आपको जल्दी से तैयार करवा देते हैं। फिर आपके रिक्त स्थान आते हैं कि पहला दिया है दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य वास्तव में उनका होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या माध्य अनुपाती। फिर दूसरा दिया है दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य उनके गुणनफल का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल होता है। क्या हो जाएगा? वर्गमूल होता है। फिर तीसरा दिया है यदि किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद शेष पदों के योग के दोगुने के बराबर हो तो श्रेणी का सर्वानुपात होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। गुणोत्तर श्रेणी AR स्क्वायर के n पदों का योगफल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, इस सूत्र को आपको लिख देना है, ठीक है। फिर पांचवा आता है गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a की घात Rn-1, ठीक है। फिर आपके अध्याय 9 के रिक्त स्थान आते हैं। तो देखिए इसमें रिक्त स्थान बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको IMP क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। तो पहला दिया है दो परस्पर लंबवत रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या -1 पहला। और ये दिया है किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं, हम परिगत केंद्र कहते हैं। परिगत केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, परिगत केंद्र। फिर आता है चौथा, किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लंब केंद्र, ठीक है। फिर आता है आपका कौन सा सातवां, यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है तो रेखा की प्रवणता होगी। तो यहाँ पर इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी, हमारी करनी 3। हम जानते हैं कि प्रवणता को हम ऐसे निकालते हैं m बराबर tan थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है, करनी तो नहीं, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी करनी 3। फिर आता है आपका कौन सा 12वां, मूल बिंदु 0 0 से सरल रेखा 12x + 5y बराबर 7 की लंबवत दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर हो जाए आपका 7/13, ठीक है। फिर आता है 13वां, बिंदु 3 - 2 और 3 4 को मिलाने वाली रेखा की ढाल परिभाषित नहीं है, ठीक है। ये रहा इन सभी को उत्तर। अगर आपको ये सभी करने तो आप ये सभी भी तैयार कर सकते हैं। पर आपके आते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो पहला दिया है ढाल रूप में रेखा का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर mx + c, क्या हो जाएगा, mx + c। फिर दूसरा दिया है रेखा का व्यापक समीकरण रूप लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ax + में by + में c बराबर 0। तीसरा दिया है अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण लिखे। तो ये सभी आपको जरूर याद होने चाहिए, xa + में yb बटे बराबर में 1, ठीक है। यहाँ पर फिर चौथा आता है -2 3 से जाने वाली तथा ढाल -4 की रेखा का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x + में y + में 5 बराबर 0। फिर आता आपका आता है पांचवा, बिंदु 1 - 1 और 3 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3x + में y + में 4, ठीक है। इस प्रकार से अध्याय 9 के जो खाली स्थान होते हैं वो आपको मैं करवा देता हूँ। फिर आपके सही जोड़ी आते हैं इसी पार्ट के। तो देखिए सही जोड़ी के देख लेते हैं। पहले का हो जाएगा आपका C0, यदि बिंदु तो मिलाने वाली रेखा पर लंबवत रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी 0। फिर दूसरे का हो जाएगा D, फिर तीसरे का हो जाएगा क्या E, और चौथे का हो जाएगा B, और पांचवे का 6, छठे का G, सातवें का F, और आठवें का I, नवीं का H। इस प्रकार से आप सही जोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके अध्याय 10 के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो देखिए अध्याय 10 के ऑब्जेक्टिव करने से पहले आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी किया करो, क्योंकि कुछ बच्चे ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। क्योंकि जितने बच्चे देखते हैं अगर उतने लाइक और सब्सक्राइब करें तो फिर तो हमारा चैनल, आपका चैनल ही ग्रो ही हो जाएगा। तो देखिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। अध्याय 10 के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अध्याय 10 में हम रिक्त स्थान देखते हैं। उस वृत्त का समीकरण जो बिंदु 4 5 से होकर जाता है और जिसका केंद्र 2 2 पर है होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका उत्तर क्या, x + 2 + y - 2 बराबर 13, ठीक है। फिर आता है दूसरा वृत्त में कि ये ज्यादा IMP नहीं है, ये कर लेते हैं। प्रबलय पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जीवा, रेखाखंड जीवा होता है, ठीक है। पांचवा दिया है आपको प्रबलय किसी बिंदु की फोकस से दूरी को उसकी क्या कहते हैं, 1 से अधिक हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 से अधिक कहते हैं, 1 से अधिक, ठीक है। पांचवे में नाभीय दूरी होगी, क्या होगी, नाभीय दूरी, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर 11वां, केंद्र 0 0 पर r त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण होगा। तो यहाँ पर वृत्त का समीकरण होता है x² + में y² बराबर r²। फिर यहाँ पर 13वां आ जाएगा, परवलय x² प्लस में बराबर 4ay के नाभि लंब जीवा की लंबाई होगी। 13वीं में हो जाएगा आपका 4a, क्या हो जाएगा 4a। 14वां आता है, परवलय y² बराबर -4ax नाभि लंब जीवा की लंबाई होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4a, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 4a। समकोण कति परवलय की उपकेंद्रिता होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करनी 2। इस प्रकार से जो आपके इसके खालिस्तान होते हैं वो आपको मैं करवा देता हूँ। अगर आपको ये सारे करने तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको अध्याय 10 तक पूरे ऑब्जेक्टिव करवा देता हूं।
तो मैंने आपको 1 से अध्याय 10 तक आईएमपी क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके आईएमपी क्वेश्चन भी ले आऊं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके 1 घंटे के अंदर ही वो वीडियो भी डलने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं, बाय।